गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले अध्याय में कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत 6वीं इकाई जनन में अध्याय मानव जनन के भाग 1 का अध्ययन किया था। अब मानव जनन के भाग 2 को हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं, जिसमें हमको निम्नलिखित पॉइंट हैं जिन पर डिस्कस करना है। सबसे पहले युग्मक जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। उसके बाद निषेचन की पूरी प्रक्रिया को समझाया जाएगा। इसके बाद रोपण, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में रोपित होना और उसके बाद भ्रूणी विकास में होने वाली विभिन्न अवस्थाएं। इसके पश्चात भ्रूणी विकास के समाप्ति पर 3 जनन स्तरों का भविष्य, जिससे अंग निर्माण होता है। फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, जिसके द्वारा माँ जो है बच्चे को पोषण प्रदान करती है। प्रसव की प्रक्रिया एवं शिशु की वृद्धि तक के पूरे पॉइंट पर हम आज डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको युग्मक जनन को समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले देखते हैं कि युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है, चूंकि मानव में सेक्सेस सेपरेट यानी लिंग पृथक होते हैं, तो लिंग पृथक होने के कारण हम देखते हैं कि नर में केवल नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा में केवल मादा युग्मक का निर्माण होगा। नर में नर युग्मक के निर्माण के लिए जो प्राथमिक जनन अंग पाया जाता है, जिसका नाम है वृषण या टेस्टिस, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे नर युग्मक जनन, और जिसमें हम शुक्राणु का निर्माण करेंगे। एवं उसके बाद मादा युग्मक जनन जो है वो अंडाशय से स्टार्ट होगा, अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि जनन उपकला से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। लेकिन इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं, और एक प्रश्न इनके दोनों के अंतर का भी आता है, इसलिए हम इनको दोनों का अध्ययन तुलनात्मक रूप से करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों प्रक्रियाओं को एक समान अध्ययन करने के लिए सबसे पहले यहां पर लिखते हैं वृषण की जनन उपकला। जहां से ये प्रक्रिया चालू होगी, वृषण की जनन उपकला, जनन उपकला, जो कि घनाकार एपिथेलियम की बनी होती है, जिसमें लंबे समय तक शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। वृषण जो कि नर जनन अंग, मुख्य नर जनन अंग का कार्य करता है। युग्मक जनन की प्रक्रिया लिंग पृथक होने के कारण 2 प्रकार की होती है। हम लोग को नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन, जिसमें हम लोग शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन 2 प्रकार से पढ़ते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो वृषण में होगी और अंडाणु जनन की प्रक्रिया जो अंडाशय में होगी। ये दोनों ही प्रक्रिया की सभी छोटी छोटी भागों को हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वृषण की जनन उपकला में ये प्रक्रिया होती है, और शुक्राणु जनन की क्रिया जो है वो 2 भागों में मिलकर होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शुक्राणु जनन में शुक्राणु के पहली अवस्था, जिसको स्पर्मेटिड कहते हैं, उनका निर्माण होता है। फिर स्पर्मेटिड का कायांतरण होता है, जबकि अंडाणु जनन में ऐसा नहीं होता। वो लगातार अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है, लेकिन अंडाणु का निर्माण होता है। दोनों में कुछ अंतर है और कुछ समानताएं भी हैं। दोनों को देखने के लिए तुलनात्मक रूप से यहाँ देखते हैं। यहाँ पर आते हैं हम अंडाशय की जनन उपकला। तो आप देख रहे हैं कि वृषण की जनन उपकला और अंडाशय की जनन उपकला, दोनों ही जनन उपकला में ही अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है। बाकी पूरी बॉडी में, जनरल ग्रोथ में, हाइट बढ़ना, हेल्थ बढ़ना, सब में समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें सूत्रों की संख्या में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसलिए युग्मक निर्माण के लिए, चूंकि युग्मक अगुणित होते हैं, अगुणित युग्मक के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो केवल हमारे वृषण में और स्त्रियों के अंडाशय में जनन उपकला में ही होता है। जनन उपकला से इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जनन उपकला की कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या जनन उपकला की कोशिकाएं विभाजित होकर जिन कोशिकाओं को बनाती उनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया की जो कोशिकाएं हैं, उनमें सबसे पहले जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं गुणन प्रावस्था। ये गुणन प्रावस्था से अपनी संख्या बढ़ाती है।
गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था से सबसे पहले ही अपनी संख्या बढ़ाती, किसी भी एक को हम ले लेते हैं। देखिए ये हमने लिया, इसको लेने के बाद ये गुणन प्रावस्था से देखिए समसूत्री विभाजन से अपनी संख्या बढ़ा रही है। अगर ये कोशिका द्विगुणित है 2n, तो जो बनने वाली सभी कोशिका भी 2n होंगी, क्योंकि ये अभी समसूत्री विभाजन से अपनी संख्या बढ़ा रही है। इस प्रकार 2n, तो यहां कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया है। इसके बाद आती वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में हम देखते हैं कि ये आसपास के साइटोप्लाज्म, आसपास से कई प्रकार के एसिड, कई प्रकार के एमिनो एसिड, शुगर वगैरह को इकट्ठा करके अपने आकार को बड़ा कर लेती हैं, ग्रोथ कर लेती हैं। तो किसी भी एक के साथ हम देखेंगे कि वो आकार में बड़ी हो जाती है, उसका केंद्रक 2n ही होता है, और वो ग्रोथ करके अपने नया साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके आकार में बड़ी दिखाई देती है। इसको बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। इस समय हम इस वृद्धि प्रावस्था के बाद इसके लिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब इसमें तीसरी अवस्था आती है, सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था, जिसका नाम है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था, तो परिपक्वन प्रावस्था में परिपक्वन विभाजन होता है। अब ये परिपक्व हो गई है, इसका नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया है। तो अब इसमें आगे चल के जो विभाजन होगा उसको हम लोग कहेंगे परिपक्वन विभाजन। तो परिपक्वन विभाजन वास्तव में अर्धसूत्री विभाजन है। तो अर्धसूत्री विभाजन से ये सबसे पहले 2n कोशिकाओं में डिवाइड होती है। अब यहाँ अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम परिपक्वन विभाजन 2 बार होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैचुरेशन डिवीजन बोलेंगे। तो प्रथम परिपक्वन विभाजन यानी फर्स्ट जो यहाँ हो रहा है वो अर्धसूत्री है। अर्धसूत्री, जिसमें सूत्रों की संख्या कैसी हो गई? आधी हो गई। इसके बाद जब द्वितीय परिपक्वन विभाजन होगा तो वो समसूत्री होगा। द्वितीय परिपक्वन विभाजन कैसा होगा? समसूत्री। अब समसूत्री होने के कारण इनके क्रोमोसोम की संख्या जो कि n है वो n की n ही रहेगी, बस कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये देखिए n की n, केंद्रक में कोई क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा। इस रचना को सबसे पहले हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब 2 बनते हैं तो हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो निर्माण हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड, अर्थात हमारा शुक्राणु जनन का प्रथम भाग स्पर्मेटिड का निर्माण, प्रथम भाग स्पर्मेटिड का निर्माण समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो स्पर्मेटिड के कायांतरण से शुक्राणु अपने सही शेप में आ जाते हैं। कायांतरण की प्रक्रिया इन्हीं स्पर्मेटिड को आकार में परिवर्तित करके शुक्राणु के आकार का, चल शुक्राणु के आकार का बनाने में मदद करती हैं। तो शुक्राणु अपने सामान्य आकार में आ जाते हैं, जिसमें एक टेल होती है, एक्रोसोम होता है और केंद्रक होता है। इस प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होना कायांतरण के कंप्लीट होने को दर्शाता है। और कायांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट होना, ये हो गया कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस, इंग्लिश में इसको कहा जाता है मॉर्फोसिस, कायांतरण। तो कायांतरण के द्वारा हमने देखे कि यहाँ शुक्राणु बन गए, और हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक इस प्रकार ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है। अब इसकी तुलना करते हुए हम लोग अंडाणु जनन में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर इसी के बाजू में आपको अंडाणु जनन बताया जा रहा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और अंतर को आसानी से समझ सके। तो अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशय की जनन उपकला से स्टार्ट होती है, और अंडाशय की जनन उपकला की कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं oogonia। oogonia की कोशिकाएं सबसे पहली गुणन प्रावस्था से गुजरती है।
गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में बिल्कुल एक समान होती है। तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में गुणन प्रावस्था चूंकि एक समान होती है, तो यहाँ पर भी समसूत्री विभाजन होगा और ये समसूत्री विभाजन से अपनी संख्या को बढ़ाएंगी। और सभी चूंकि समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन से संख्या बढ़ाएंगी। इस प्रकार 1 से 4 हो चुकी हैं और विभाजन समसूत्री है, तो 2n की 2n ही रहेंगी। इसमें कोई क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस प्रकार से। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद जो अवस्था आती है वो है वृद्धि प्रावस्था, जो शुक्राणु जनन में भी आई थी, ये भी इसी प्रकार चलेगी। वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था में हम देखते हैं कि ये कोई भी एक, वैसा सभी के साथ होगा, सभी ग्रोथ करेंगे, लेकिन हम यहाँ चित्र में कोई भी एक को दिखाते हैं कि वो नया साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके आकार में बड़ी हो जाती है, वृद्धि कर लेती है। ऐसा सभी के साथ होगा, लेकिन हम किसी एक की वृद्धि करके आपको दिखा रहे हैं ताकि स्पष्ट डायग्राम से आपको दिखाई दे। अब इसके बाद वृद्धि प्रावस्था में ये वृद्धि कर लेती है, इसके बाद ये परिपक्व हो जाती है, यानी परिपक्वन प्रावस्था जाती है, तब इसका नाम हो जाता है, यहीं पर इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी oocyte। परिपक्व होने के बाद प्राइमरी oocyte। अब इसके बाद आपको ज्यादा ध्यान देने की बात यह है, क्योंकि अब अंडाणु जनन की प्रक्रिया शुक्राणु जनन से बदल जाएगी, इसमें अंतर आ जाएगा, इसलिए आपको यहाँ देखना है, क्योंकि अब यहाँ पर होने वाला अर्धसूत्री विभाजन यानी परिपक्वन प्रावस्था में होने वाले विभाजन इक्वल नहीं होंगे। परिपक्वन प्रावस्था, इस परिपक्वन प्रावस्था में हम देखते हैं कि ये प्राइमरी oocyte जो है, इसमें सबसे पहला परिपक्वन विभाजन होता है, जो कि कैसा होता है, अर्धसूत्री। लेकिन ये विभाजन एक समान नहीं होता, असमान होता है। एक में बहुत कम साइटोप्लाज्म जाता है कोशिका में और एक में बहुत ज्यादा चला जाता है, यानी इक्वल नहीं होता। एक बिल्कुल छोटी कोशिका बनती है n और दूसरी बड़ी बनती है n। साइटोप्लाज्म का विभाजन इसमें इक्वल नहीं होता। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो ये कोशिका बनी है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, और इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बाद में न्यूट्रिशन के काम आ जाएंगी। पोलर बॉडी का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि शुक्राणु जनन में पोलर बॉडी जैसी रचना बिल्कुल प्राप्त नहीं होती। अब इसके बाद जब द्वितीय परिपक्वन विभाजन होगा, जो कि समसूत्री होता है, द्वितीय परिपक्वन विभाजन समसूत्री होता है, जिसमें सूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, समसूत्री होता है, तब भी यहाँ पर एक छोटी पोलर बॉडी का निर्माण होता है और एक बड़ी कोशिका जिसमें पूरा साइटोप्लाज्म चला जाता है, जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। इसीलिए अंडाणु एक ही होता है और शुक्राणु की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जो अंडाणु का निर्माण एक ही होता है, वो भी अचल, है ना। तो यहाँ देखते हैं, ये बन गया अंडाणु, और ये बन गई पोलर बॉडी। तो ये हो गई सेकेंड पोलर बॉडी। अब ये सेकेंड पोलर बॉडी के टाइम ना, यहाँ पर जब सेकेंड समसूत्री विभाजन हो रहा था, उस समय ये समसूत्री विभाजन इस फर्स्ट पोलर बॉडी में भी होता है, तो उससे भी 2 पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो टोटल पोलर बॉडी की संख्या हो जाती है 3। ये तीनों पोलर बॉडी ओवम में किनारे में आके यहाँ पर अटैच हो जाती है और बाद में ओवम में जब विभाजन की प्रक्रिया चलती है तो इनका उपयोग न्यूट्रिशन के लिए हो जाता है। इस प्रकार अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का पूरा डायग्राम आपके सामने है। हम देखते हैं इनमें कौन कौन सी समानताएं और असमानताएं। ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो वो युग्मक जनन यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन है। दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, दोनों साथ में भी आ सकते हैं। साथ में ऐसे आएंगे कि समानताएं और असमानताएं आपको बतानी होंगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों में समानताएं कौन कौन सी हैं। तो समानताएं ये है कि दोनों ही जनन उपकला से स्टार्ट होते हैं, जिस प्रकार अंडाशय और वृषण में जो पाई जाती है जनन उपकला से। दोनों में ही पहले समसूत्री विभाजन और बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोनों में ही अगुणित युग्मक का निर्माण होता है।
ठीक, दोनों ही प्रक्रिया जो है कहाँ चलती है? प्राथमिक जनन अंगों में चलती है और युग्मक निर्माण करती है। तो ये उनकी समानताएं हो गई। और रही बात अंतर की, तो एक में पोलर बॉडी का निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं, एक में पोलर बॉडी का निर्माण नहीं हो रहा, एक में विभाजन इक्वल हो रहा है, एक में विभाजन अनइक्वल हो रहा है, साइटोप्लाज्म का विभाजन अनइक्वल हो रहा है। तो इस प्रकार हम बहुत सारे अंतर का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं चल शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, जबकि वहाँ एक ही अचल अंडाणु बन रहा है, संख्या भी कम है उसकी। तो इस प्रकार हम आसानी से इसमें समानताएं और असमानताएं वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। युग्मक जनन के बाद हम निषेचन की प्रक्रिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखें निषेचन जो है किसे कहते हैं। मनुष्य में ना आंतरिक निषेचन होता है, कुछ जंतुओं में बाह्य निषेचन भी पाया जाता है। बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन जो है वो शरीर के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्य एक विकसित प्राणी है, इसलिए यहाँ पर पूरी प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया जो है वो बहुत ज्यादा जटिल है और अंडाणु का निषेचन शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में पाया जाता है। निषेचन की प्रक्रिया में सबसे पहले हम देखते हैं कि शुक्राणु जो कि चल होता है, वो शुक्राणु जो है वो वेजाइना से होते हुए अगर जब यहाँ पर पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में, उस समय ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो चुकी होना चाहिए। अंडोत्सर्ग, जिसको हम लोग ने पहले पढ़ चुका है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो है वो मादा प्रजनन चक्र के 12 से 14वें दिन में होती है। उसका मतलब ये होता है कि जब ओवरी परिपक्व हो जाती है तो ओवरी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन में अंडाणु जो है वो अंडाशय से बाहर आ जाता है। जब अंडाणु अंडाशय से बाहर आता है तो सबसे पहले वो देहगुआ में आता है और उसके बाद उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करती है ओविडक्ट का इनफंडिबुलम वाला सिरा। जैसे ही वो इनफंडिबुलम वाले एरिया में प्रवेश करता है, चूंकि वो अंडाणु आगुणित होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है वो प्रक्रिया अंडवाहिनी के प्राथमिक भाग से, जो निषेचन होने के लिए संभावना व्यक्त करती है। तो निषेचन मानव में जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। जैसी निषेचन की प्रक्रिया होगी तो शुक्राणु यहाँ से आएगा और शुक्राणु के आने के बाद सबसे पहले वो अंडाणु से टकराकर अंडाणु को निषेचित करेगा, जिस प्रक्रिया को हम लोग इधर बाहर कुछ बड़े डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। शुक्राणु चूंकि जल होता है और मनुष्य में ऊगैमस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, जिसमें शुक्राणु हमेशा अंडाणु के पास आता है। अंडाणु अचल होता है और अंडाणु के पास जैसी सबसे पहला शुक्राणु पहुंचता है तो उस शुक्राणु को एक्सेप्ट करने के लिए शुक्राणु में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और अंडाणु में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। शुक्राणु में होने वाले चेंजेस को हम लोग कैपिसिएशन कहेंगे। जैसे ही प्रथम शुक्राणु अंडाणु से टकराता है तो अंडाणु में के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो इस प्रकार से फूल कर बना देती निषेचन शंकु का निर्माण करती है। निषेचन शंकु का निर्माण करती है और शुक्राणु के एक्रोसोम में हम देखते हैं कि हाइल्यूरोनिडेज नाम का एंजाइम होता है और अंडाणु के चारों तरफ जो फॉलिकल कोशिकाएं होती है वो फॉलिकल कोशिकाएं हाइल्यूरोनिक एसिड से चिपकी होती है। चूंकि हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो है शुक्राणु के एक्रोसोम से निकलता है तो उनको वो अलग करता है और जाकर शुक्राणु इसको भेद कर पाता है और भेदन करने के बाद इसकी मेम्ब्रेन को गलाता है और शुक्राणु का केंद्रक जो है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। जबकि अंडाणु का केंद्रक पहले से यहाँ विद्यमान है और अंडाणु के अंदर के साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं ऊप्लाज्म। तो हम देखते हैं निषेचन की प्रक्रिया में 99% साइटोप्लाज्म जो है वो अंडाणु का उपयोग में आ रहा है और शुक्राणु का केवल केंद्रक ही अंदर आ पा रहा है। इसके पहले हमने जो युग्मक जनन की प्रक्रिया पढ़ा था, उस युग्मक जनन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि एक शुक्राणु की रचना और एक अंडाणु की रचना। तो एक शुक्राणु जो है, एक परिपक्व शुक्राणु जो है, उसमें सबसे ऊपर की तरफ एक्रोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद उसका हेड आता है और उसके बाद आती है नेक, उसमें मिडिल पीस, एक छोटा सा नेक का ये कॉन्ट्रिक्शन है और इसके बाद आ जाती है टेल। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये किस प्रकार कार्य करेगा। एक शुक्राणु की रचना मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बनाते हैं इसको। ये शुक्राणु है, ये उसका हेड है, यहीं पर नेक वाला पोर्शन, फिर ये आ जाता है मिडिल पीस इस प्रकार से, फिर टेल
और टेल के अंदर से निकला रहता है टेल फाइबर। ये तो यहाँ केंद्रक होगा, यहाँ साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है और यही हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम को बनाता है। तो इसको बोलेंगे एक्रोसोम। ये हो गया हेड, ये हो गया मिडिल पीस, ये हो गई नेक। नेक में दो सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। और यहाँ पर नेक में के मिडिल पीस में हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। स्पाइरल मिडिल पीस। और टेल, और ये टेल फाइबर। टेल फाइबर, ये एक्रोसोम। यहां पर निकलता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। इस प्रकार के शुक्राणु जिनकी संख्या 15 से 20 करोड़ होती है, ये एक स्खलन में 15 से 20 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं जो इसी मार्ग से आगे बढ़ते हैं और इसी मार्ग से आकर वो इस भाग में यहां से यहां तक फैलोपियन ट्यूब के अग्रभाग में अंडाणु को निषेचित करते हैं। जो प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है। अगर हम यहाँ ये भी देखते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज ये होता है कि जो अंडाणु होता है वो फर्टिलाइजिन नाम का एक रसायन निकालता है और शुक्राणु में होता है एंटी फर्टिलाइजिन, जिसके कारण ये एक दूसरे को पहचानते हैं और उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। जैसे ही ये शुक्राणु का केंद्रक अंदर चला जाता है तो दोनों के क्रोमोसोम खुलते हैं और निषेचन के तुरंत बाद दोनों केंद्रक मिलकर एक केंद्रक का निर्माण करते हैं और उस कोशिका को बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट मात्र एक द्विगुणित कोशिका होती है जिसमें 23 गुणसूत्र का एक अगुणित केंद्रक शुक्राणु का और 23 गुणसूत्र वाला एक अगुणित केंद्रक अंडाणु का होता है। एक जाइगोट नाम की एक कोशिका जो कि अल्पिन के हेड के बराबर होती है, उससे पूरी बॉडी का निर्माण होता है क्योंकि पूरी बॉडी उसी से समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती है। तो जाइगोट का निर्माण यहाँ हो जाता है और जाइगोट के निर्माण के ठीक 24 घंटे आफ्टर 24 आवर्स के बाद 24 घंटे पश्चात इसमें विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं और ये विभाजन में सबसे पहला क्लीवेज होलोब्लास्टिक होता है जिससे 2 ब्लास्टोमियर बनती हैं। ये बनने वाली कोशिकाओं को हम लोग ब्लास्टोमियर सेल कहते हैं और यहाँ से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया देखा जाए तो जाइगोट के बनने तक की प्रक्रिया, युग्मनज के बनने तक की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं और निषेचन के पश्चात हमारी दूसरी प्रक्रिया चालू हो जाती है भ्रूणी विकास। और उस भ्रूणी विकास की एक अवस्था में रोपण होने वाला है। कौन सी अवस्था में? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में भ्रूण जो होता है वो गर्भाशय की दीवार से अटैच होता है, एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग रोपण कहते हैं, इंग्लिश में इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भाशय में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता तो निषेचन होने के बाद भी गर्भ ठहर नहीं पाता और यह इसलिए रोपण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसके पश्चात बंद हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ब्लास्टोमियर कोशिकाएं जो हैं वो सबसे पहले बनती हैं। इसको क्लीवेज कहा जाता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इसलिए कहते हैं कि जो मानव का अंडाणु होता है वो मानव में स्त्री का जो अंडाणु होता है वो उसमें पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। एक भी योग नहीं होता, बहुत कम मात्रा में योग पाया जाता है जिसको हम लोग निग्लिजिबल मान सकते हैं और इसलिए ये पूरा का पूरा अंडा विभाजित होता है। योग में विभाजन नहीं होते, साइटोप्लाज्म में विभाजन होते हैं। इसलिए पूरे अंडे में साइटोप्लाज्म होने के कारण पूरा का पूरा अंडा विभाजित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज स्टार्ट हो चुका है, ब्लास्टोमियर कोशिकाएं बनना प्रारंभ हो गई है। जस्ट इसके कुछ समय पश्चात धीरे धीरे अंडाणु जो है वो विभाजित होते हुए क्रमाकुंचन गति से अंडवाहिनी में खसकता जाता है। इसी प्रकार की क्रमाकुंचन गति यूरेटर में भी होती है, यूरिन को खसकाने के लिए। इसी प्रकार की क्रमाकुंचन गति आप देखेंगे तो वो हमारी आहार नाल में भी होती है, भोजन को खसकाने के लिए। ये एक प्रकार की पेशी गति है। तो इस प्रकार अब बार बार कोशिका विभाजन से ये जो भ्रूण है कुछ समय बाद 16 सेल अवस्था में आ जाता है, 16 सेल अवस्था में, जिसको भ्रूण की मोरूला अवस्था कहा जाता है। मोरूला अवस्था।
मोरूला अवस्था के जस्ट बाद इसमें तेजी से विभाजन प्रारंभ रहते हैं, लेकिन साथों साथ अब विभाजन के साथ साथ सेल में माइग्रेशन, प्रवसन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना भी प्रारंभ हो जाता है। सभी कोशिकाएं किनारे की ओर जाने लग जाती हैं और किनारे की ओर पहुंचने के बाद ये एक लेयर बनाती है जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट लेयर के साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहां पर एक कैविटी छूट गई है जिसका नाम है ब्लास्टोसील। तो जिसमें ब्लास्टोसील कैविटी जिस अवस्था में आपको दिखाई दे, आप उसको ब्लास्टोसिस्ट अवस्था कह सकते हैं। और आप यहां देख रहे हैं कि इस अवस्था में एम्ब्रियो जो है यानी भ्रूण जो है वो बिल्कुल एंडोमेट्रियम के पास यानी गर्भाशय के पास आ चुका है। तो जस्ट इसके बाद इसी अवस्था में, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में, यहाँ पर रोपण की प्रक्रिया होती है और ये भ्रूण जो है यहाँ पर फिक्स हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में। लेकिन इस ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में किनारे की कोशिकाओं के अलावा यहाँ बीच में कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। इसी इनर सेल मास के कारण आगे के विभाजनों में दूसरी और तीसरी जर्म लेयर का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर रोपण हो चुका है, ये रोपण लिखा हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में रोपण की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। इसके पश्चात जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, इसमें अब यहाँ पर 3 जनन स्तरों का विकास होगा। 3 जनन स्तरों के विकास के लिए हम देखते हैं सबसे पहले ये जो इनर सेल मास है जहाँ पर कोशिकाएं बहुत सारी ये माइग्रेट होंगी। ये किस प्रकार माइग्रेट होंगी और किस प्रकार कार्य करेंगी उसको हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था को सबसे पहले बनाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में हम देखते हैं कि किनारे की तरफ कोशिकाएं ट्रोफोब्लास्ट लेयर का निर्माण कर चुकी हैं और बीच में इनर सेल मास कोशिकाओं का बहुत सारा समूह यहाँ पर विद्यमान है। अब ये कोशिकाओं का समूह जो है वो नीचे की तरफ बढ़ना प्रारंभ करता है और नीचे की तरफ बढ़ के एक लेयर बनाता है और धीरे धीरे वो लेयर कंप्लीट हो जाती है और इस प्रकार डीलैमिनेशन की प्रक्रिया, हमारे यहाँ पर जो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो गैस्ट्रुला निर्माण की प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया चालू हुई है। गैस्ट्रुलेशन के अंत में 3 जनन स्तरों का विकास हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि डीलेमिनेशन की प्रक्रिया से हमारा जो भ्रूण है वो 2 लेयर वाला हो गया है। अब जो 2 लेयर हो गया है तो हम लोग बाहर इसके लिए एक्टोडर्म शब्द का उपयोग कर सकते हैं और इसके बाद अंदर के लिए इसके एंडोडर्म शब्द का उपयोग किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा भ्रूण डिप्लोब्लास्टिक हो गया, 2 जर्म लेयर का निर्माण हो चुका है। लेकिन फिर भी इनर सेल मास अभी भी बचा हुआ है, आईसीएम, इनर सेल मास। ये आईसीएम के बचे होने के कारण आगे की प्रक्रिया फिर से संपन्न होती है और तीसरी जनन स्तर का निर्माण होता है। तो देखिए ये पहला जनन स्तर जो पहले बन चुका था, ये दूसरा जनन स्तर जो अभी इसके पहले वाली अवस्था में बना। इसके बाद भी यहाँ पर कोशिकाएं आईसीएम की यानी इनर सेल मास की बची होने के कारण वो बीच में एक और लेयर को फॉर्म करती हैं और धीरे धीरे वो लेयर कंप्लीट हो जाती है और तीसरी लेयर बन जाती है। इस प्रकार भ्रूण गैस्ट्रुला अवस्था के अंत में 3 जनन स्तरों वाला हो जाता है, जिसमें सबसे बाहर एक्टोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म और सबसे लास्ट में जो बनी वो होती है मीजोडर्म। अब हमारे लिए एक और नया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तैयार हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, साथों साथ मैं आपको क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा युग्मक जनन था आज के पार्ट 2 के वीडियो में। और युग्मक जनन वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन, हर साल ही आता है, आप ऐसा समझ जाइए। उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया, पूरी निषेचन की प्रक्रिया बहुत मोस्ट टाइम की है। इसके बाद तीसरा है भ्रूणी विकास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 जनन स्तरों का भविष्य, जिस पर मैं आपको यहीं से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो एक्टोडर्म है ये भ्रूण के बाहरी स्तर में है। एक्टोडर्म भ्रूण के बाहरी स्तर में है। तो भ्रूण के बाहरी स्तर में होने के कारण ये जितने अंगों का निर्माण करेगी और अंगों का निर्माण ये करेगी कोशिकी विभेदन से। तो कोशिकी विभेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी भ्रूणी विकास में। जब कोशिकी विभेदन प्रारंभ हो जाता है, कोशिकी विभेदन बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जिससे टिश्यू और टिश्यू के बाद अंग निर्माण होता है, विभेदन।
टिश्यू और टिश्यू के बाद होगा अंग निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा। कोशिकीय विभेदन से बनेंगे उत्तक और उत्तक से अंग और अंग तंत्र से बॉडी का निर्माण होगा। तो सबसे पहले कोशिकीय विभेदन का परिणाम 3 जनन स्तर और उनका भविष्य, उनसे बनने वाले अंगों के नाम उसके भविष्य में लिखे जाते हैं कि कौन से जनन स्तर से कौन से अंग का निर्माण होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर एक्टोडर्म, जो कि हमारे शरीर के बाहरी भाग में पाई जाती है, इससे हमारी त्वचा बनेगी, इससे हमारा मस्तिष्क बनेगा, आंख बनेगी, ब्रेन बनेगा, यानी सभी चीज एक्टोडर्म से इतनी चीजों का विकास होता है। वैसे बहुत सारी है जिसके लिए हम अलग से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इसके बाद मीजोडर्म जो है, मीजोडर्म से हमारा पूरा वस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड वस्कुलर सिस्टम, पूरी मसल्स 639 मसल्स है हमारे पास, पूरी मसल्स का निर्माण मीजोडर्म से होगा। कंकाल तंत्र का निर्माण मीजोडर्म से होगा। हार्ट का निर्माण मीजोडर्म से होगा। इसी प्रकार एंडोडर्म जो है सबसे अंदर पाई जाती है, इससे एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक, कुछ ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज, ये सब एंडोडर्म से निर्मित होंगे। तब ऐसा करते करते अंगों का निर्माण होता है और भ्रूण जो है वो प्लेसेंटा के माध्यम से यहाँ पर पूर्णतः फिक्स हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जाइगोट के बनने के बाद जाइगोट के बनने की प्रक्रिया तक की प्रक्रिया को हम लोग ने निषेचन कहा था। और जाइगोट के बनने के बाद से लेकर 24 घंटे बाद से जब विभाजन चालू हो गया और ब्लास्टोमियर कोशिकाएं बनने लगी थी, इन ब्लास्टोमियर कोशिकाओं के बनने से लेकर क्लीवेज के स्टार्ट होते तक, क्लीवेज के स्टार्ट होने के बाद से लेकर जो है केवल 10 सप्ताह तक की अवस्था, 10 सप्ताह तक होने वाले परिवर्तनों को हम लोग कहते हैं भ्रूणी विकास। और 10 सप्ताह के बाद जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए हम लोग फीटस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भ्रूण नहीं, क्या बोलेंगे, फीटस। और उसके बाद पैदा होने के बाद हम शिशु शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चे के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि भ्रूणी विकास जो है की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब इसके बाद 3 जनन स्तरों के बनने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि शिशु का निर्माण, यानी कि देखा जाए कि फीटस जो है वो किस प्रकार डेवलप होता है, वो किस प्रकार गर्भाशय से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण लेता है, ये हमने नेक्स्ट टॉपिक में देखा। युग्मक जनन और निषेचन और रोपण तथा भ्रूणी विकास को पढ़ने के बाद और 3 जनन स्तरों के भविष्य के अंगों को कौन सा अंग कब बनता है, कौन से कोशिकीय विभेदन से बनता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भ्रूणी विकास में फीटस का विकास किस प्रकार से गर्भाशय में होता है, किस प्रकार प्लेसेंटा का निर्माण होता है, प्रसव कैसे होगा और वृद्धि कैसे होगी। तो आगे के अध्ययन में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये जो फीटस है, आप देख रहे हैं कि फीटस में का निर्माण तो आपको मालूम है भ्रूणी विकास के दौरान हो चुका है। 10 सप्ताह तक हमने उसको क्या कहा था, भ्रूणी विकास, और भ्रूण का नाम दिया था। अब 10 सप्ताह के बाद हम इसको फीटस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके पैदा होते तक, जब तक कि ये गर्भाशय से बाहर न निकल जाए तब तक हम इसको फीटस कहते रहेंगे। उसके बाद हम लोग शिशु शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो फीटस है ये गर्भाशय में अच्छी तरह फिट हो चुका है और आप देख रहे हैं कि इसका विकास प्रारंभ है। फीटस के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी भ्रूणी झिल्लियों का निर्माण। भ्रूणी झिल्लियां यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 भ्रूणी झिल्लियों के बारे में बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट झिल्ली जो सबसे पहले बिल्कुल फीटस के पास में होती है, जो फीटस को चारों तरफ से गीला रखती है। यहाँ पर एक द्रव भरा हुआ है जिसमें फीटस तैर रहा है और जो फीटस को बाहरी धक्कों, गर्भाशय के अंदर बाहरी धक्कों से बचाएगा और साथों साथ सूखने से बचाएगा और बाकी सभी प्रक्रियाओं में भी मदद करेगा। इस द्रव को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। इसी एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसी को निकालकर सबसे पहले ये देखा जाता था कि इस फ्लूइड में अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो उससे बच्चे को कोई इन्फेक्शन होना, इसकी जांच करना, इस एमनियोटिक फ्लूइड की जांच करना एमनियोसेंटेसिस विधि से होता था। लेकिन इस जांच का डॉक्टरों द्वारा दुरुपयोग किया जाने लगा। यहाँ पर कुछ कोशिकाएं इस फीटस की आ जाती हैं जिसमें उन्होंने XX और XY क्रोमोसोम का पता लगाकर लिंग जांच करने में इसका दुरुपयोग चालू कर दिया था। इसलिए ये पूरी की पूरी विधि एमनियोसेंटेसिस पर बैन लग चुका है, जो आप इसके बाद के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, तो एमनियोटिक फ्लूइड को चारों तरफ से घेरे रखने वाली सबसे फीटस के सबसे पास की मेम्ब्रेन का नाम है एमनियॉन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भ्रूणी झिल्ली है। ये भ्रूणी झिल्लियां भ्रूण के विकास में तो मदद नहीं करती, लेकिन भ्रूण को बाहर से सुरक्षा, श्वसन, उत्सर्जन, इन सब की व्यवस्था करती हैं।
तो भ्रूणी विकास में तो केवल फीटस और कोशिकाएं और ब्लास्टोमियर कोशिकाएं मदद करती है। ये भ्रूणी झिल्लियां बाहर से भ्रूणी विकास में सहायता करने वाली होती है। तो देखिए एमनियॉन जो है इसको बाहरी धक्कों से बचा रही है, सूखने से बचा रही है। इस एमनियॉन के बाद सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसका नाम है कोरियन। ये जो कोरियन है, यही कोरियन ऊपर जाकर विलाई के समान रचना बनाती, जिनको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। यही कोरियोनिक विलाई जो है वो यूटेरस यानी कि गर्भाशय की क्रिप्ट यानी कि खांचों में जाके फंस जाते हैं, और जैसे ही ये फंसते हैं तो प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लेसेंटा का निर्माण 50% प्लेसेंटा का निर्माण जो है वो फीटस के उत्तकों से हो रहा है, यानी कोरियोनिक विलाई यानी कोरियोनिक एपिथेलियम से हो रहा है। और कोरियोनिक एपिथेलियम किसके पास है? कोरियोनिक एपिथेलियम फीटस की एपिथेलियम है। तो कोरियोनिक एपिथेलियम से प्लेसेंटा 50% बनता है, और 50% देखिए ये यूटेरस की क्रिप्ट से बना हुआ है, खांचों से। तो इसको बोलते हैं यूटेराइन क्रिप्ट। यूटेराइन क्रिप्ट यानी कि माता के टिश्यू का 50% पार्ट और फीटस के टिश्यू का 50% पार्ट, दोनों 50-50% पार्ट मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। मनुष्य को प्लेसेंटेलिया भी बोलते हैं। तो इस प्रकार प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जिसके द्वारा माँ बच्चे को, विकसित होते बच्चे को पोषण प्रदान करती है। अगर हम यहाँ देखेंगे कि ये जो प्लेसेंटा है, इसके द्वारा माँ का ब्लड और फीटस का ब्लड कभी एक दूसरे से मिलता नहीं, केवल उसके कंटेंट, उसके अंदर के पदार्थों को छान कर बच्चे के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके बीच में 6 टिश्यू बैरियर होते हैं। 6 टिश्यू बैरियर दोनों के ब्लड को कभी मिलने नहीं देते, केवल भोज्य पदार्थों को जो बच्चे के लिए जरूरी होते हैं उनको छान कर उन्हीं टिश्यू से फीटस तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि हमारा जो एग होता है, फीमेल का जो एग होता है, उसमें एक भी योक नहीं होता, पूरा का पूरा एग पे साइटोप्लाज्म होता है। इसलिए विभाजन के समय जब आवश्यकता पड़ती है न्यूट्रिशन की, तो वो माँ के द्वारा दिया जाता है। जिस रचना से दिया जाता है उसका नाम होता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, चूंकि ये हमें यूथेरियन का कैरेक्टर है, इसलिए यूथेरियन का दूसरा नाम प्लेसेंटेलिया भी होता है। मनुष्य की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा विकसित प्लेसेंटा होता है, और चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि मनुष्य का प्लेसेंटा कोरियन से बना है, इसलिए मनुष्य के प्लेसेंटा का नाम होगा कोरियोनिक प्लेसेंटा। कोरियोनिक प्लेसेंटा, ये मनुष्य के प्लेसेंटा का नाम है, कोरियोनिक प्लेसेंटा, क्योंकि कोरियन बनाती है इसको। इसके बाद कोरियन और एमनियन के बीच में यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को, ये वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसका नाम है एलेंटॉइस, जो बच्चे के एस्क्रीशन से रिलेटेड होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर, बच्चे का मूत्राशय किसको कहते हैं, तो एलेंटॉइस को कहेंगे। किसको कहेंगे? एलेंटॉइस। तो हम यहाँ देखते हैं सभी के कार एमनियन सबसे पास में, सबसे इंपॉर्टेंट, अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा है बच्चे को बाहरी धक्कों से और सूखने से बचाने के लिए। और इसके बाद एलेंटॉइस फॉर एस्क्रीशन, एस्क्रीशन यानी कि उत्सर्जन के लिए, और कोरियन फॉर रेस्पायरेशन यानी श्वसन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये तीनों मेम्ब्रेन इस प्रकार बच्चे के डेवलपमेंट में मदद करती हैं, और ये प्लेसेंटा की रचना होती है। तो भ्रूणी विकास में प्लेसेंटा बहुत मायने रखता है। जब इसमें फीटस के विकास के पूरे 40 वीक जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, या 280 दिन जब कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की पश्चपाली से, आपने देखा होगा, उसी का एक सब हार्मोन है रिलैक्सिन, जो हमारे पेल्विक गर्डल यानी कमर की जो बोन होती है उसमें जो आपस में जुड़ी रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस को खसकाने का कार्य करता है, जिससे प्रसव जो है वो बड़ी आसानी से हो जाता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के खसकने से 280 दिन पूरे होने पर या 40 वीक पूरे होने पर प्रसव की प्रक्रिया होती है। ठीक, इसके पश्चात भ्रूण जो है में वृद्धि होती है, और प्रसव के पश्चात भ्रूण के लिए हम लोग शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं? शिशु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वृद्धि के समय, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शुरू के 3 महीने थे, वो शुरू के 2.5 से 3 महीने में 10 सप्ताह तक का समय एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय भ्रूण के ऑर्गन का निर्माण, उस समय कोशिका विभाजन चलता रहता है। कोशिका विभाजन में ब्लास्टोसिस्ट बनता रहता है, गैस्ट्रुला 3 जनन स्तर का निर्माण होता रहता है, जिसको हम लोग भ्रूणी विकास कहते हैं। उस समय अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने से सीधे उसका असर बच्चे की अपंगता पर हो सकता है। और एक प्रश्न और एक बार आया था 12th में कि बच्चे एम्ब्रियोनिक एबनॉर्मलिटी, अगर हम कोई मादक पदार्थ का उपयोग करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उसका भी असर माँ के प्रेगनेंसी में पड़ता है, और उससे अगर अपंग औलाद पैदा होती है तो उसके अध्ययन को टेरेटोलॉजी कहते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक एबनॉर्मलिटी का स्टडी टेरेटोलॉजी कहलाता है। और आपने देखा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हम लोग गायनेकोलॉजी में इसका स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रसव, उसके बाद जब शिशु की वृद्धि होती है तो सबसे पहले शिशु का सिर जो होता है वो काफी बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका सिर जो बाद में वृद्धि करने के बाद छोटा हो जाता है, बॉडी का हिस्सा बड़ा हो जाता है और वृद्धि करके आगे बढ़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस आज के भाग में, मानव जनन के भाग 2 में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा किया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा युग्मक जनन, वेरी मोस्ट टाइम की, मैंने आपको पहले ही बताया। निषेचन की पूरी प्रक्रिया वो भी इंपॉर्टेंट है, रोपण पर 60 नोट आ सकता है आपको, और भ्रूणी विकास की प्रक्रिया, और साथ में 3 जनन स्तरों का, ये तो वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। प्लेसेंटा पर अलग से 60 नोट आएगा। तो इस प्रकार इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये भाग 2 जो है मानव जनन आज समाप्त होता है।